अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा सवाल है दैट इज़ के रूल्स क्या हैं एसटीएस पेपर को अटेम्प्ट करने के। पहले तो आपको पता है कि ये एक 100 मार्क का पेपर है और आपके पास टाइम भी कितना होता है, 100 मिनट्स होता है। दैट्स क्वाइट क्लियर कि आपको 100 मिनट में 100 सवाल करने हैं और इसमें आपके पास 4 पोर्शन है: इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना होगा कि किसी पोर्शन को हमें पहले करना चाहिए, किस पोर्शन को हमें लास्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन इट। जो मेरा एक्सपीरियंस है एसटीएस का, पीएसटी जेईएसटी का, उसके अलावा ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट या उससे अलग जो मैंने फेडरल के टेस्ट दिए हैं या एसपीएससी के दिए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप इस पोर्शन की तरफ जाएं, जीके की तरफ, विदाउट पैनिक। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी कि डायरेक्टली आप इंग्लिश करें, मैथ्स करें। गलती की गुंजाइश यहाँ पे कोई भी नहीं है। सीधा आप जाएं जीके की तरफ। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो क्वेश्चन है जीके, जिसमें आपकी करंट अफेयर आ गई, वर्ल्ड अफेयर आ गई, साइंस आ गई, कंप्यूटर आ गया, ये स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, या तो आपको पता होता है, यू नो और नॉट, ये चीज़ होती है। इसमें कोई मतलब वो नहीं होता। हाँ, डाउट वाले भी क्वेश्चन होते हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, इसमें होते हैं। लेकिन इट इज़ सिंपल कि आपको मतलब यहाँ पे टाइम जो होता है वो मतलब कम कंज्यूम होता है। उस चीज़ को आपका ख्याल करना होगा और इसमें आप इतनी कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को ख़त्म करके आप अपना टाइम लेंथी जो पोर्शन है और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे कि इंग्लिश या मैथ्स हैं, उसके लिए बचाएं। तो इसके लिए टिप यही है कि आप सिंपली रिलैक्स होकर देखें, ऑप्शंस को सही तरीके से पढ़ें। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं भी फिर भी आप ऐसे करें कि जो 2 ऑप्शन है या एक ऑप्शन है आप उसको कम करते जाएं, काटते जाएं। जितना भी मतलब गेस करने के लिए जितने भी ऑप्शंस कम होंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। बट मेरा जो मकसद है आज इस टेस्ट को या इस लेक्चर का, सॉरी, तो वो है इंग्लिश का। कि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसकी मैं आपको रूल्स और टिप्स बता दूं। अब जीके की मैंने सिंपली आपको बता दिया कि यहाँ तो आपको वो चीज़ आएगी या नहीं आएगी। जो आपके पास इतना टाइम था उसमें आपने जितना पढ़ा है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो यहाँ पे रोल करेगा। फिर मैथ्स में ये होता है कि मैथ्स में भी आपने टाइम देना होता है, टाइम कंज्यूमिंग है और उसको आप लास्ट में करें तो बेहतर है। और उसके लिए भी कोई टेक्निक है, कैसी कोई मतलब कोई ऐसे समझो कि कोई कोई एंटीडोट नहीं है कि आपको वो मिले और आप उस तरह से कर लें। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनल स्टडी पे हैं। लेकिन बात है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की या पूरे इंग्लिश के पेपर की मैं बात करूं, यहाँ पे टिप्स हैं, बिल्कुल टिप्स हैं। इसकी वजह ये है कि जो पैसेज आपको आता है उसके कुछ रूल्स हैं। क्योंकि अगर आप पैसेज को नहीं समझेंगे आपके सवाल सारे गलत हो जाएंगे, इट्स गारंटेड। एक आधा कोई आपका गैस लग जाए ये बड़ी बात होगी, लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट इस सिचुएशन में आप तुक्का लगाएं और आप अपनी एक एक मार्क जहाँ पे मैटर करती है। अभी ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट पास हुई है, जितनी भी जॉब्स आ रही हैं उसमें वो एसटीएस का स्कोर पूछ रहे हैं। अब बताएं, एक मार्क एक बंदे की 65 हो और दूसरे की 64 हो, तो आप जब वो मार्जिन ऑफ मार्क्स को कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है दैट पर्सन विल गो अहेड। और ये जो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी जब आपकी इंटरमीडिएट की कैटेगरी की टेस्ट हो जाएंगी और जो उसमें जॉब्स आएंगी आपको ये स्कोर बताना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन के रूल्स कौन से हैं। इसकी मतलब एक सिंपल सी टेक्निक है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है इंग्लिश की, उसको आप कम से कम 3 से 4 टाइम्स रीड करें। आप जब तक इस पैसेज को कम्प्लीटली नहीं समझ सकते, कम्प्लीटली वो पैसेज आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब वो गेन नहीं हो रहा, कंटिन्यू इट, मतलब इसको आपने
ख़त्म नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस यू गेट इट। टोटली उसको अंडरस्टैंड करें, कम्प्लीटली उस पैसेज को, मतलब कि कोई भी पॉइंट नहीं रहे जो आपको ना आती हो। एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, क्योंकि जो सवाल होंगे दैट वुड बी आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज। या तो ऐसे करते हैं कि 3, 4, 5 वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं कि इनकी आप मीनिंग बताएं, फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो मीनिंग होती है वो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के हिसाब से होती है। अभी तो खैर जो सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहे हैं वो तो काफ़ी थोड़े टिपिकल टाइप पूछ रहे हैं, कि वो एग्जैक्ट वर्ड का नहीं पूछ रहे हैं, एक आधे एग्जैक्ट वर्ड्स कह रहे हैं, बाकी डेफिनेशनल्स हैं। अब जो प्रीवियस ग्रेजुएशन कैटेगरी की इंग्लिश की टेस्ट थी, अगर आपने उसको देखा हो, आप देखें कि पहला सवाल था कि इस पैसेज में जो बात है वो इक्वलिटी की बात है, ह्यूमिलिटी की बात है, फियर ऑफ गॉड है, इंफिनिटी ऑफ मैन है। ये ऑप्शंस थे कुछ। सिमिलरली अगर आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे तो वो आदम को मैंने, अल्लाह पाक कुरान की आयत थी कि उसने बोला कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आदम को मैंने मिट्टी से पैदा किया। मतलब उसके अलावा जब आप दूसरे पे आ रहे थे, हदीस थी, उसमें प्रॉफिट पाक के जो कि पूरे वर्ड्स थे कि हर इंसान इक्वल है, उसके अमल जो हैं उसको डिफरेंट करते हैं, या उसको मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को अफजल बनाते हैं उसके अमल। अब सिंपल सी बात है कि एवरेज बंदे का यही कॉन्सेप्ट जाएगा कि ये इक्वलिटी की बात है, लेकिन अगर आप उसके स्टार्टिंग वाली पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, जो कुरान की आयत थी, उसमें इंसान की जो है आजिज़ी की बात थी कि इंसान जो है खुदा के सामने सबमिशन की तरफ है, आजिज़ से खुदा के सामने। और आई माई सेल्फ हैड रिटन इक्वलिटी, लेकिन द ऑप्शन करेक्ट वाज ह्यूमिलिटी। फिर सेकंड एक सवाल था, वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ गॉड, वन हु फियर्स गॉड। अब देखिए कितना ये डिफ़िकल्ट है कि वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ गॉड, वन हु फियर्स गॉड। अब वन हु फियर्स गॉड, इस चीज़ को पहले तो समझने के लिए मतलब बंदे की एक इंग्लिश की लेवल अच्छी होनी चाहिए। आम बंदे की ये बात जाएगी वन हु फियर्स गॉड के कोई बंदा खुदा को डराए, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये होता है वन हु फियर्स गॉड, जो बंदा खुदा से डरे। अब मोस्टली वो बंदे क्या करें, वन हु इज़ अफ्रेड ऑफ गॉड। अब अफ्रेड होता है मतलब किसी आप आम सी चीज़ से अफ्रेड करें, पानी से अफ्रेड करें, ये उस चीज़ के लिए होता है। जो खुदा के लिए होता है ना टर्म, कि आप आजिज़ी से, निवड़त से, न्याज़बंदी से किससे डरे, वन हु फियर्स गॉड, मतलब वो खुदा से डरे। अब ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आपको उस पैसेज की टोटल अंडरस्टैंडिंग हो। मेरी टेक्निक तो ये है STS के पेपर के लिए, आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको ये कहूँगा कि आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, अगर आप मतलब आधे सवाल करते हैं और आखिरी आधा घंटा बच जाता है या 20 घंटा बच जाता है जिसके लिए आपके पास मैथ्स बच जाए, फिर आप बच जाएंगे, फिर आप गैस की तरफ जाएंगे, तुकों की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने। पहले काइंडली इस फ़लसफ़े को याद रखें प्लीज़ फॉर दिस टाइम। अगर आप कोशिश करें, मेरी ट्रिक को फॉलो करें, ना फ़कत STS, जहाँ पे भी जाएं GK के पोर्शन को पहले करें। यकीन करें आपका टाइम बच जाएगा, और ये जो टाइम बचेगा वो आप मैथ्स में यूटिलाइज़ करें, इंग्लिश में यूटिलाइज़ करें, जहाँ पे आपकी मेहनत है, जहाँ पे आपकी पूरी एफ़र्ट पुट हुई है, उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको थोड़ा सा रफ वर्क करके अंडरस्टैंड करें। एक नंबर आपका अगर सही जाता है वो आपको मेरिट लिस्ट में आगे जाके काफ़ी सारा हेल्प आउट करेगा। सो मेरी एक ये छोटी सी एफ़र्ट थी कि मैं आपको अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मेरा वो शेयर करूं, और इस पेपर के हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी JST में जो मार्क्स हैं वो 55 हैं, मेरी PhD में मार्क्स 65 हैं, ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी मेरे मार्क्स 65 हैं, और काफ़ी सारे SPSC की तरफ या FPSC की तरफ आई हैव स्कोर्ड 70+ मार्क्स, एंड आल्सो आई हैव क्वालिफाइड द रिटन ऑफ RFO that was conducted by Sindh Public Service Commission। सो ये चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा इस फील्ड में, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप भले तैयारी के बगैर जाएं, लेकिन अगर आप सही माइंड इस्तेमाल करके सब्र के साथ, सुकून के साथ, जो आपने पिछले पढ़ा हुआ है, आपकी जो बैकअप पे स्टडी है वो आपको हेल्प आउट करेगी अगर आप सही से टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने साथ
ये तो काम आपने ज़रूर करना है, प्लीज़ आपने ज़रूर करना है। आपको अपनी वॉच होनी चाहिए, रिस्ट वॉच आपको ज़रूर होनी चाहिए। आपको टाइम किसी से पूछना नहीं पड़े, प्लीज़। ये हर पेपर में आपके पास होनी चाहिए। और सुकून से जाके बैठ जाएं और अपनी वॉच हो, यहाँ वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल से बैठ के जो भी आपको आएगा, आपका एक्सपीरियंस, वो सारा आपको वहाँ पे हेल्प आउट करेगा। सो अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हुई है या आपको सही नहीं लगे, उसके लिए मैं आपको अभी से ही अपोलोजाइज़ करता हूँ। दैट वाज अ सिंपल एफर्ट कि मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी टेस्ट। जो भी बंदा जहाँ भी है, कहीं भी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मेरी दुआएं उसके साथ है।